हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो इसके टॉपिक हम रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे थे, इसी को ही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इस पे अभी हम लोग ने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि जो हमारी मान लीजिए कि एक पेयर ऑफ मीडिया है हमारे पास, तो उस पे एक इधर मीडियम है और एक इधर मीडियम है। जब भी लाइट हमारी इंसिडेंट होती है इस इंटरफेस पर, जहां पर कि ये दो जो मीडियम है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे क्या होती है जब दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो ये हमारी बेंड हो जाती है या फिर कह लीजिए कि डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। यानी कि इसको जाना चाहिए था ऐसा, बट ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, या तो इस तरफ आ जाती है या तो इस तरफ चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस। जहां से लाइट आ रही है और जहां पर जा रही है, ओके, इनके बीच जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं, मतलब उसको देखकर ये बताया जा सकता है कि जो यहां पर लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे होगी, ठीक है, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो हमारे पास कंडीशन होती है। तो यहां पर मैंने ये भी बताया था कि ऑप्टिकल रेयरर और ऑप्टिकल डेंसर, ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर, और ये वाला की बात अगर हम करें तो ऑप्टिकली डेंसर। देखिए, मैं यहां पर रेयरर और डेंसर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मास डेंसिटी या हम बात नहीं कर रहे किसी और तरीके की डेंसिटी की। यहां पर बात हो रही है लाइट से रिलेटेड बात, ठीक है। तो लाइट से रिलेटेड बात से हम यहां पर क्या करेंगे, देखो, जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कंपेयर टू जो दूसरा हम लोग जिसको डेंसर बोल रहे हैं। तो ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर ये हमारा डिफाइंड होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स पर। तो जो हमारा मीडियम ऑप्टिकली रेयर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी कि मान लीजिए, अगर एक मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि वाटर और बात की जाए टर्पेंटाइन ऑयल की, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल, इसको आपने घरों में सुना होगा कि तारपीन का तेल बोलते हैं, जो ऐसी आम भाषा है वो तारपीन का तेल बोलते हैं। क्या यूज होता है इसका, जैसे पेंटिंग वगैरह के लिए, जो हमारे पेंट वगैरह होते हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए इस ऑयल का यूज किया जाता है। तो इसको जो पेंटर वगैरह होते हैं जनरली तारपीन का तेल बोलते हैं, बट एक्चुअली टर्पेंटाइन ऑयल इसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा टर्पेंटाइन ऑयल होता है, वैसे तो अगर इसकी मास डेंसिटी की बात करी जाए, किसकी, मास डेंसिटी की, ठीक है, तो वाटर के कंपैरिजन में इसकी जो मास डेंसिटी होती है वो कम होती है। यानी कि अगर वाटर और टर्पेंटाइन ऑयल को मिलाया जाएगा, टर्पेंटाइन ऑयल ऊपर होगा और वाटर नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मास डेंसिटी। बट होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कि टर्पेंटाइन ऑयल ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसर है ये, और जो वाटर है वो ऑप्टिकली रेयरर है, ठीक है, ये जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ना, अलग चीज है। तो ये है, इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग यहां पर डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसकी कम है, तो हम मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यानी कि जब जो भी पढ़ा रहा है या जो भी यहां पर डिस्कशन हो रहा है वो मास डेंसिटी को देखकर बात नहीं हो रही है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर बात करी जा रही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर बात करी जा रही है। तो जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर है, और जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है हम लोग बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली डेंसर है। वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। तो अब इनके ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर होने का मीनिंग क्या है, इसके लिए पहले ये देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने स्नेल्स लॉ देखा था, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n/1। यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, n/1 का मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ये बोलते हैं।
ठीक है। और हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है तो वहां पर वेलोसिटी का क्या डिफरेंस आता है, उस हिसाब से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखना होता है। और ये चीजें ये जो था, ये स्नेल्स लॉ, ये हमारा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकल कर आया था ये लॉ। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर, इसी को मैं अगर आगे लिखूं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, इसी के आगे ही डिस्कशन चलेगा। तो ये साइन आई बाय साइन आर है अगर, और आर यहां पर देखिएगा इस वाले की बात हो रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड को हमें अभी पढ़ना नहीं है तो उसकी बात नहीं हो रही, तो उधर मत ध्यान लगाइएगा, सिर्फ इधर ध्यान दीजिए कि ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल पे ऐसे आई और ये रिफ्रैक्ट हुई है। तो साइन आई बाय साइन आर तो लिख दिया गया n/1। अब ये ऐसे भी रिलेटेड होता है कि देखो, जहां से लाइट आ रही होती है, जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है, उस मीडियम पर लाइट की स्पीड क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि इसको मैं अगर लिखूं तो ये हो गया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n/1। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। और ये डिफाइंड होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो अब बात समझ पे आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n/1, ये बराबर है। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो इधर से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटरफेस है जिसमें कि मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड है, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो हमने यहां पर एक नॉर्मल बनाया। ओके, अब अगर लाइट हमारी इस तरफ ऐसे बेंड हो गई, या ये क्या हो गई, बेंड हो गई, तो ये तब होता है जब यहां पर होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और यहां पर होता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जब लाइट आती है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जब लाइट आती है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम पे, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और यहां से हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है वो बन जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी कि पहले मीडियम पर जितनी लाइट थी, लाइट की स्पीड थी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां से हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। ओके, और इसी को हम लोग n/1 बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अब देखिएगा यहां पर, अगर मैं इसी को क्या करूं, रिप्लेस कर दूं, यहां पर जो मीडियम फर्स्ट था उसको वैक्यूम से रिप्लेस कर दूं। किससे रिप्लेस कर दूं, वैक्यूम से। तो ये हमारा बन जाता है n2। क्या बन जाता है, n2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। अगर इसको मैं 1 से हटाकर वैक्यूम लिख दूं, क्या लिख दूं, वैक्यूम, तो n2 हो जाता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है हमारा, वो होता है c। ये कांस्टेंट होती है, जिसको कि हम लोग ने चैप्टर 8 में पढ़ा था। वैक्यूम पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी स्पीड c ही होती है, c यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कांस्टेंट। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मान लीजिए v है, तो हमारा ये बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लीजिए कि ये जो पहला मीडियम था यहां पर हमारा, उसका भी तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, हाँ या ना। तो उसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो उसको हम लोग लिखेंगे n1। क्या लिखेंगे, n1। और n1 लिखने का मीनिंग ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वो बन जाएगा हमारा c डिवाइडेड बाई v1, और इसको v2 नाम अगर दे दे। ठीक है, फिर अगर हमें बनाना है ये वाला, ये n/1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, n/1। अब देखिए इसके लिए n/1 के लिए क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अगर इस फॉर्मूले से हम निकालें, देखो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं,
क्योंकि यहाँ पर अब नया बता रहे हैं तो नई चीज है। ये येलो वाला एक पार्ट हो गया, व्हाइट वाला एक पार्ट हो गया। अब इस पे है सारे कनेक्टेड, बट इस पे अब देखिए अगर मैं इसी को लिखूं यहां से तो V1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं C इंटू N1। हाँ है ना, V1 इज इक्वल टू C इंटू N1। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, अगर मैं इसको मीडियम फर्स्ट मानता और यहां पर वैक्यूम नहीं होता, ठीक है, मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड, लाइट फर्स्ट से सेकंड पर आ रही है और हमें अब फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, जिसको कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बोलेंगे। तो N21 हमें फाइंड करना है, इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना है इससे। तो ये वाली जो स्पीड ऑफ लाइट है ये यानी कि V1 है, और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट यानी कि V2 है। तो V1 तो हमने ये निकाल लिया CN1, तो ये N21 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, CN1। ओके, ये क्या बन जाएगा हमारा, नहीं नहीं सॉरी, CN1 कहां से हो जाएगा, C/N1, ठीक है, C/N1। तो ये हमारा यहां पर बन जाएगा C/N1, और इसी तरीके से यहां से हम जब हम लोग V2 निकालेंगे तो V2 हो जाएगा C/N2। क्या हो जाएगा, C/N2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाला हम लोग ने ये, तो CN1 डिवाइडेड बाई C/N2, तो ये हो जाएगा N21। यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1, N2 डिवाइडेड बाई N1। ये क्या बन जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई N1। ओके, यानी कि वो जो हमारा था एक्सप्रेशन वो क्या था, ये हमारा ये हो गया ना कि N21 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। ठीक है, N2 डिवाइडेड बाई N1, ये हमारी चीज बन गई। क्लियर, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया का रिलेटेड होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दोज मीडिया। ओके, क्लियर। तो ये है, ये लिखा हुआ N2 जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ऑफ मीडियम फर्स्ट। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये उल्टा लिख दिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। ठीक है, ये ऐसा कोई एब्रिविएशन नहीं होता, यूज मत करिएगा कहीं पर, सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख कर आपको बताया है ऐसे। तो N21 ये हमारा डिफाइन होता है। ओके, क्लियर यहाँ पर। अब देखिए खास बात यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक वही इंटरफेस है, लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, ये नॉर्मल है और ये इस तरफ आया, ठीक है, ये इस तरफ आया, ये वाला एंगल जो है वो I है और ये वाला एंगल R है, ये वाला एंगल I है और ये वाला एंगल R है। ओके, तो ये था हमारे पास साइन I बाई साइन R, ठीक है, साइन I बाई साइन R ये था, इज इक्वल टू N21। अगर ये मीडियम सेकंड है और ये मीडियम फर्स्ट है, लाइट यहां से आ रही है और इधर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1। इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये और इसको लिखा जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, मतलब जहां से लाइट आ रही है और जहां पर जा रही है, इस तरीके से ये बन जाता है। ओके, अब यहां पर अगर अगर इधर हमारा ऑप्टिकली डेंसर हुआ, क्या हुआ, ऑप्टिकली डेंसर और इधर ऑप्टिकली रेयरर, उस केस में जो लाइट है वो इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कि जो N2 है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड है वो बड़ा है एज कंपेयर टू N1, यानी कि N2 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू N1। अगर ऐसा हुआ तो N2 बाई N1 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। समझिएगा बात को। अगर ये ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयर है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हो, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर रेयर ऑप्टिकली रेयर हम लोग बोलते हैं इसी उस पे। तो ऑप्टिकली डेंसर जो है, यहां पर इसका मीनिंग ये है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है। तो इसका जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो हमने लिख दिया कि N2 इज ग्रेटर देन N1। तो अगर इसी का हम लोग क्या लें, रेशियो लें, यानी कि N2 बाई N1 अगर करें तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 1 निकल कर आएगा।
और जब ऐसा होगा तो इसको हम लोग उल्टा ये देख सकते हैं कि मान लीजिए साइन आई बाई साइन आर निकाला। अब देखो, क्योंकि इसी को हम लोग N21 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, N21 बोलते हैं, पर यही हमारा साइन आई बाई साइन आर होता है, यानी कि N2 बाई N1 जो है हमारा, ये ग्रेटर देन 1 है। इसका मीनिंग ये है कि N21 जो होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मीनिंग साइन आई बाई साइन आर भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसको बड़ा होने के लिए साइन आई जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। तो साइन आई बड़ा यानी कि ये बड़ा होगा और ये जो आर है वो छोटा होगा। और ये छोटा कब होगा, जब ये बेंड करेगा किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग ने ये देखा कि अगर N21 का जो वैल्यू है वो हमारी 1 से बड़ी है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और अगर N21 की वैल्यू छोटी है 1 से, कैसे, अगर ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, तो होगा क्या कि जो लाइट आएगी, ठीक है, अब देखिए यहां से एनालाइज करते हैं कि अब ये हमारे रिफ्रैक्ट होगी या मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद ये नॉर्मल से अवे जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखिए ये ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयर है, यानी कि अब जो बनेगा, अब यहां पर बनेगा ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यानी कि अगर यहां पर हम लोग अब निकालते हैं N2 बाई N1, अगर यहां पर अगर हम लोग N21 बाई N1 निकालते हैं तो N2 बाई N1 जो होगा वो लेस देन 1 निकल कर आ जाएगा। डिवाइड करिए इसको, तो यहां पर 1 बन जाएगा, दोनों तरफ N1 से डिवाइड करेंगे तो N1 बाई N1 इधर 1 हो गया और N2 बाई N1 हो गया। तो 1 इज ग्रेटर देन N2 बाई N1, यानी कि N2 बाई N1 की वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो इसके लिए जब यहां पर बनेगा तो ये बन जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1, और ये है लेस देन 1, यानी कि इसकी वैल्यू छोटी। अब इसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी तो ये वैल्यू भी 1 से छोटी, और ये वैल्यू अगर 1 से छोटी तो साइन आई बाई साइन आर भी 1 से छोटा। तो साइन आई बाई साइन आर 1 से छोटा है, यानी कि साइन आई जो होगा, साइन आई वो छोटा होना चाहिए साइन आर से। और ये तभी पॉसिबल है जब आई की वैल्यू क्या हो, छोटी हो आर से। यानी कि अब देखो आई की वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि उस पर फॉल हुई है लाइट, यानी कि आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि जो नॉर्मल से लाइट अब ऐसे बेंड हो जाएगी। क्लियर, समझ गए। तो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम जाने पर जो रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। क्लियर। तो सेम चीज यहां पर भी लिखिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी को हमें मास डेंसिटी नहीं समझना चाहिए। मास डेंसिटी अलग होती है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अभी टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर का एग्जांपल दिया था, दोनों में फर्क होता है। ओके, क्योंकि हमारे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, वो दो जो मीडिया है हमारे एक से दूसरे में जाने में जो स्पीड का रेशियो होता है उससे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, जैसे N21 डिफाइन किया, इसका मीनिंग ये है कि हम इसको लिखेंगे N2 बाई N1, ये लिखा जाएगा। और मीनिंग ये है इसका कि जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि लाइट आ कहां से रही है, फर्स्ट से आ रही है। तो उसके रिस्पेक्टिव में हम बोल रहे हैं कि दूसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो जहां से लाइट आती है उसकी स्पीड पहले लिखी जाती है और जहां जाती है वहां उसकी स्पीड बाद में लिखी जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूले बनते हैं। ओके, क्लियर। इसी में जब हम लोग अगर 1 जो पहला मीडियम है उसको मान लेते हैं कि वैक्यूम है, तो यही पूरा फॉर्मूला बन जाता है N2 डिवाइडेड बाई, अब N1 जो होता है वो 1 होता है, जो हमारा वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1। तो N2 इज इक्वल टू N2 बाई 1, और जो V1 होता है वो V1 हमारा बन जाता है C बाई V2। ओके, तो इससे आप याद रखिएगा, ओके, क्लियर, कि ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का ही इस्तेमाल करके हमारा जो भी आगे सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अब मान लीजिए कि दो हम वही पेयर हैं हमारे पास, यहां पर एक और ये दूसरा। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कि अब लाइट जो यहां पर ऐसे इंसिडेंट कर रही थी हमारी, ठीक है, और फिर ये रिफ्रैक्ट हो रहा था यहां पर,
साइन आई और साइन आर। अब मान लीजिए कि जो लाइट यहां पर है वो लाइट इधर से इंसिडेंट ना होकर इधर से होती, लाइट इधर से जाती, इधर से जाती तो क्या होता? तो यहां पर देखिए हम ये मान रहे हैं कि ये जो है ये नीचे वाला ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, तो ऑप्टिकल डेंसर से रेयर में जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये यहां पर हो गया इंसिडेंट और यहां पर हो गया ये रिफ्लेक्टेड। ओके, तो अब यहां पर क्या होता है कि अगर पेयर ऑफ मीडिया जो है वो सेम है हमारे, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि जो पेयर ऑफ मीडिया है वो हमारे सेम है, तो इनमें होता क्या है कि जब इस फेनोमेना के लिए हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके लिए हम लोग ये बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर हम लोग निकालना चाहें, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, फर्स्ट से सेकंड पे आ रही है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसके लिए हम लोग अगर चाहें तो बोला जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो अब इनमें क्या रिलेशन होगा? देखो, जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये हो जाएगा n2 बाई n1। हाँ, यहां पर v1 बाई v2। तो सेम चीज को यहां पर देखिए, समझिए बात को क्या है। n21 जब हमने बोला था, इसका मीनिंग ये था कि जो लाइट थी वो पहले से आ रही थी और दूसरे पे जा रही थी, है ना? तो इसी को अगर हम ऐसे देखें कि लाइट अब जो है वो दूसरे से आ रही है और पहले में जा रही है, तो वही चीज तो लिखी है यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यानी कि सेकंड वाले मीडियम से लाइट जा रही है और कहां जा रही है? फर्स्ट वाले पे जा रही है। तो इसके लिए जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा n1 बाई n2 और ये बन जाएगा v2 बाई v1, यानी कि लाइट कहां से आ रही है और कहां को जा रही है, ये लिखते हैं यहां पर रेशियो ऑफ जहां से आ रही है और टू द जहां जा रही है उसकी स्पीड लिखते हैं। अब देखिए, इनको अब आपस में अगर रिलेट करना है तो गौर कीजिए, ये जो n21 लिखा हुआ है इस पे अगर सिर्फ n2 बाई n1 को हम लोग देखें, इसी को लिखा जा सकता है, n2 बाई n1 को लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई n1 डिवाइडेड बाई n2, ये लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब ये जो n1 बाई n2 है वो क्या है? n1 बाई n2 क्या है? n12 है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई n12, जिससे कि हमारा ये निकल कर आ गया कि n21 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n21, यानी कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का इसके रिस्पेक्ट में होता है, जब हम लोग इसके अपोजिट निकालते हैं कि पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमने जो ये पहले वाला था उस पे ये निकाला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ रहा है वो मान लीजिए निकल कर आ रहा है 1.5, जो n21 की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है? वो निकल कर आ रही है 1.5, या फिर इसको मान लीजिए कि 1.2 या कुछ भी ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि समझना आसान हो जाएगा। तो n21 इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 जो निकल कर आ रहा है वो 2 निकल कर आ रहा है। और इसी को जब हम लोग देखते हैं कैसे यहां से उधर जा रहा है, तो हम अब कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि जो यहां पर n12 होगा, तो कि जो हमारा n12 होगा क्या होगा? n12 वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ n21, क्योंकि देखिए ये इधर इधर जा सकते हैं, ये इधर जा सकता है, ये उधर जा सकता है। तो इसी से ये बन गया कि n12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n21, यानी कि n21 अगर हमें पता है तो n12 हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा? 0.5। ओके, ठीक है, मतलब यहां पर ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया है। ठीक है, इस वजह से इस तरीके की वैल्यू कुछ बन सकती है। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू कुछ बन सकती है, बट ऐसा होगा नहीं। ओके, तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा था ऐसे कि इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। वो आपको जब एक्चुअल वैल्यू होंगी तब आपको समझ पे आएगा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उस पे एक्चुअल वैल्यूज को पुट करके फिर देखेंगे। अब मान लीजिए यहां पर जैसे 2 थे, इसकी जगह पर आपके पास 3 मीडिया होते, यानी कि पहला, फिर ये दूसरा और उसके बाद तीसरा, यानी कि लाइट जो है वो यहां से ऐसे एंटर करती, रिफ्रैक्ट होती, फिर ये हमारा फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां टकराती, तो यहां नॉर्मल फिर बनती और ये फिर रिफ्लेक्शन होता। ठीक है, तो उस केस में अगर हम लोग के पास ऐसा है तो हम लोग ये बना सकते हैं, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड हम लोग बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थर्ड विद रिस्पेक्ट टू टू क्या लिखा जा सकता है, n3 डिवाइडेड बाई n2। हाँ या ना। अब मान लीजिए यहां पर हमारे जो है वो दो यहां पर चीजें और मौजूद है, ठीक है, ये वाला मीडिया भी हमारा मौजूद है, इसको ऐसे बना सकते हैं आप, n2 इधर 2 हो जाए इधर 1 हो जाए। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थर्ड विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने सेकंड देखा, और अब आपको क्या करना है, अगर आपको n31 और n12 पता है तो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, देखिए n3 बाई n2, ये जो है n32 है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब यहां पर बीच में भी एक हमारा अगर कोई मीडियम मौजूद है, अगर यहां पर हमारा बीच में भी कोई मीडियम मौजूद है और उसको भी इंक्लूड करना है, तो देखिए n3 और n2 इनको हम लोग यूज करेंगे कैसे, n2 से n1 पर जा रहा है, यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि n12, n2 से n1 पर जाना है तो हम लोग लिख सकते हैं n12, यानी कि n1 डिवाइडेड बाई n2, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां जा रहा है। इसी तरीके से फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, यानी कि यहां पर n31 लिखा जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थर्ड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब इसको यहां पर कैसे इंक्लूड किया जाए, इसको यहां पर इंक्लूड करने के लिए आप क्या करिए, यहां से सीधे n3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा n31 इंटू n1, ठीक है, n3 इज इक्वल टू n1 इंटू n31, यानी कि n3 की जगह पर हम लोग रख सकते हैं n1 इंटू n31, और n2 की जगह पर लिखा जा सकता है कितना, यहां पर हमारा ये क्या हुआ, यहां पर n3 यहां पर ये हो गया, और n2 की जगह पर बन जाएगा कितना हमारा, n1 डिवाइडेड बाई n12, ठीक है, तो n2 की जगह पर हमारा बन जाएगा n1 डिवाइडेड बाई n12, तो n12 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पे, ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पे, यानी कि इंटू n12, n1 से n1 कैंसिल, तो n32 इज इक्वल टू n3 बाई n2 ये था, और यहां से ये बन गया n31 इंटू n12। देखिए ये सारी चीजें मैं एक ही चीज से निकाल रहा हूं जो मैंने समझाया था, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो जब इस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और उनमें लगता एक ही कॉन्सेप्ट है, तो आप जब भी एग्जामिनेशन के पहले कभी भी आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या करिए, हमेशा उस चीज का इस्तेमाल करिए जो आपने पढ़ा है, वो जो कॉन्सेप्ट है आपका उसको हमेशा लगाइए और उसी से ही सारे फॉर्मूले निकालने की कोशिश करिए। चाहता तो मैं आपको ये कह सकता था कि इसको आप एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए, बट मैंने आपको निकाल कर दिखाया सेम चीज से, जो मैंने बताया कि n21 अगर आपने याद कर लिया, एक बार समझ लिया कि क्या मीनिंग है इसका, तो बाकी चीजें निकाली जा सकती हैं, n2 डिवाइडेड बाई n1 और फिर v1 बाई v2, ये सब कुछ निकल कर आ जाएगा इससे। यहां पर चीजें रिप्लेस ही तो करनी है, यहां पर n32 लिख दीजिए, तो n32 जब लिखेंगे तो 2 की जगह पर 3 आ रहा है और 1 की जगह पर 2, तो बाकी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी उसी हिसाब से। ओके, समझ गए। यहां पर जब हमें इंक्लूड करना है पहले मीडियम को बीच में, तो यहां पर हमने 2 और 3 के बीच में एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इस तरीके से सारी प्रोसेस को हमने हैंडल किया, सिर्फ ये जो सीखा था इससे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे इनसे टैकल करना है इन सारी चीजों को। ओके, तो देखिए ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को, तो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर स्लैब है हमारे पास, तो यहां पर एक इमर्जेंट रे है, ठीक है, ये इमर्जेंट रे। अब देखिए होता क्या है कि ये अगर हमारे पास एक ग्लास है, तो यहां पर एक इंटरफेस फॉर्म हुआ, एयर और ग्लास के बीच में इंटरफेस फॉर्म हुआ। अब जो ग्लास होता है ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होता है, और जो एयर होता है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है। ओके, तो लाइट क्या होगी, यहां पर जैसे इंसिडेंट करेगी तो ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये बेंड हो गई, ये गई और यहां से ऐसे बेंड हो गई। ओके, उसके बाद ये रे ऐसे अंदर, क्योंकि सेम मीडिया है, वो ऐसे चलता चला जाएगा, और आगे जाने के बाद इस पे फिर हमें यहां पर क्या मिला, एक फिर से इंटरफेस मिला। अब यहां पर जो हमारी लाइट है वो ग्लास से एयर पे जा रही है, कहां जा रही है, ग्लास से एयर पर जा रही है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। तो देखो यहां से जो लाइट आ रही थी वो था यहां पर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और ये है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है, ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम था, अब यहां पर ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम है।
तो नॉर्मल से जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो अब देखिए यहां पर कि ये जो इमर्जेंट रे है जो इससे बाहर निकली, और जो इस पे एंटर कर रही थी, जो ये एंटर कर रही थी, अगर ये यहां पर ग्लास स्लैब मौजूद नहीं होता तो ये क्या करती, ऐसे जाती। बट जब ये मौजूद है यहां पर तो होता क्या है कि लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट होती है, तो हम यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक लिटरल शिफ्ट ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि जो पूरा का पूरा हमें यहां पर रे दिखती है वो थोड़ी शिफ्टेड दिखाई देती है। यानी कि अगर यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हो, अगर इस जगह पर ऑब्जर्वर खड़ा हो तो उसको क्या लगेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है जिससे कि लाइट आ रही है, या जो लाइट सोर्स है कुछ भी है, वो यहां कहीं रखा होगा। क्योंकि इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो हमारा चीजों को परसीव करने का तरीका है वो ये है कि हमारे आंखों में जो लाइट है वो किस एंगल पे पड़ रही है और किधर से पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, ये सब डिसाइड करता है कि हमारे दिमाग में इमेज कैसे बनेगी। हमारे दिमाग में इमेज फॉर्म होती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता है। हमें जो भी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं वो सब की सब इमेज फॉर्म हो रही है हमारे दिमाग में। ओके, तो इमेज फॉर्म जो हो रही है, ब्रेन उसको परसीव करता है कि अगर लाइट ऐसे एंटर कर रही है तो इसको वापस ट्रेस करते हुए देखता है कि यहां कहीं रखा होगा। ठीक है, इसी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शिफ्टेड दिखाई देते हैं। जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं कि मान लीजिए एक टम्बलर है और इस टम्बलर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, टम्बलर है, इस पे पानी भरा हुआ है। अब इस टम्बलर में जो जिस पे कि पानी भरा हुआ है, इस पे रखा हुआ है नीचे एक सिक्का। तो इस सिक्के से लाइट निकल रही है, ठीक है, लाइट ऐसे निकली और यहां पर इंटरफेस पे पहुंची। अब इंटरफेस के पास क्या होगा कि ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। सिमिलरली ये भी इधर से ऐसे बाहर निकलेगी, यहां पर नॉर्मल पे पहुंची, नॉर्मल फॉर्म होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो जब कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा बाहर से, यहां से जब ऑब्जर्वर कोई ऑब्जर्व करेगा, ये आई बना रहा हूं मैं, तो ऑब्जर्वर ये आई बना रखी मैंने, ठीक है, इस तरीके से कि कोई ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व करेगा तो होगा क्या कि उसके आंखों में तो लाइट ऐसे जा रही है, तो ब्रेन परसीव करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं पर है, ठीक है, इस जगह पर कहीं पर है, इस जगह पर कहीं पर, इस जगह पर। समझ पे आई बात? तो इस वजह से जो हमें लगता है कि जो कॉइन रखा है वो ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, बात समझ पे आई? तो ये हमारा फेनोमेना होता है सब रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बॉटम भी उठी हुई दिखाई देती है इसी वजह से। पानी के अंदर मछली वगैरह है तो वो कहीं और दिखाई देती है, अगर उसको पकड़ने की कोशिश करो तो वो पकड़ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कहीं और दिखाई दे रही है। पानी है, मछली है यहां पर, ठीक है, और ये ऊपर पानी भरा हुआ है। अब यहां से जो रे निकल रही है, जो यहां से रे निकल रही है, वो क्या हो रहा है, रे ऐसे निकली, यहां पर गई और नॉर्मल यहां पर फॉर्म हुआ और ये यहां से चली गई। अब यहां पर जो मछली पकड़ने के लिए खड़ा है, ठीक है, जो नया नया मछली पकड़ने वाला है, उसको कोई जानकारी नहीं है कि क्या कैसे होता है। वो क्या है, यहां पर इसको देख रहा है, इसको लग रहा है कि जो मछली है वो इस जगह पर, ठीक है, मछली जो है वो इस जगह पर है। तो वो क्या करेगा, कुछ पकड़ने के लिए उसके ऊपर फेंकेगा इस जगह पर। तो जब कोई चीज यहां पर फेंकेगा तो वो जाएगी इसी तरफ। अब मछली तो यहां है, मछली यहां पर है ही नहीं, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। बट जो एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन होगा वो क्या करेगा, वो उसको पता है कि मछली अगर यहां पर है, मतलब दिखाई दे रही है यहां पर, तो वहां पर नहीं मारना, यहां पर मारना, उससे थोड़ा हट कर मारना, ठीक है। अगर मछली वहां पर दिखाई दे रही है तो हमें उससे थोड़ा हट कर मारना है, क्योंकि एक्सपीरियंस के थ्रू उनको पता है, उनको ये नहीं पता कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, बट उनको एक्सपीरियंस के थ्रू पता होता है कि हमें यहां पर नहीं, इस जगह पर थ्रो करना है, थोड़ा सा पहले, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि मछली बहुत तेज भागती है, जिसकी वजह से जब हम लोग फेंकते हैं तो उसको पता चल जाता है और वो भागकर इधर आ जाती है, तो हम जब मारते हैं तो उसको इधर पर मार देते हैं, जिससे कि पकड़ में आ जाता है। बट एक्चुअल में क्या, मछली इसी जगह पर रहती है, मूवमेंट होता है थोड़ा बहुत, बट मछली इस जगह पर रहती है, दिखाई हमें इस जगह पर देती है, ठीक है, क्लियर? तो ये सब हमारा रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जो कि एक रिफ्रैक्शन के आगे का ही फिनोमेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।